हेलो एवरीवन, लीगल बज़ नाउ.com में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लीगल बज़ ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और प्री और मेंस परीक्षा के प्रश्नों का प्रतिदिन अभ्यास कर सकते हैं। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से लीगल बज़ ऐप डाउनलोड करें। फ्रेंड, जैसा कि हम आईपीसी क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं, आज हमारा दूसरा दिन है क्लास का। हम बैक टू बैक जो है पूरा जो है आईपीसी को पढ़ेंगे और ये क्लासेस बिल्कुल मुफ्त है। तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें इस चैनल को और सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, हमने जो इसका पहले सेक्शन 1 से 5 तक जो है कंप्लीट कर लिया था। आप हमारे पिछले वीडियो देख सकते हैं। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 अब जो अध्याय 2 आईपीसी का है वह साधारण स्पष्टीकरण की बात करता है। साधारण स्पष्टीकरण, जिसे अंग्रेजी में जनरल एक्सेप्शन कहते हैं। तो ये वैसे तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट और काफी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और धारा 6 से यानी सेक्शन 6 से 52A याद रखें, जनरल एक्सेप्शन साधारण स्पष्टीकरण धारा 6 से 52A तक जो है आईपीसी में बताए गए हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 6 को हम पढ़ते हैं। आप बैरेक्ट जो है लेकर बैठा करें और बैरेक्ट में पढ़ें। तो बैरेक्ट में हम जब पढ़ते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि इस संहिता में सर्वत्र अपराध की हर परिभाषा, हर दंड उपबंध और हर ऐसी परिभाषा या दंड उपबंध का हर दृष्टांत साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अत्यधीन समझा जाएगा, चाहे उन अपवादों को ऐसी परिभाषा, दंड, उपबंध या दृष्टांत में दोहराया न गया हो। यानी ये इसमें बोल दिया गया है, यानी इसमें बता दिया गया है कि संहिता में ये आईपीसी में दी गई प्रत्येक अपराध की परिभाषा, यानी आईपीसी में अगर कोई भी अपराध की परिभाषा दे रखी है, यानी किसी भी क्राइम की जो है डेफिनेशन दे रखी है, तो उसे ये माना जाएगा कि प्रत्येक दंड और यानी प्रत्येक अपराध की परिभाषा, दूसरा दंड यानी कोई भी क्राइम है उसके लिए जो दंड के बारे में जो आईपीसी में दिया हुआ है, या प्रत्येक दृष्टांत जो बताया गया है आईपीसी में। तो इसमें बोल दिया गया है सेक्शन 6 के माध्यम से कि साधारण अपवाद के अध्याय में ये उपबंधित अपवादों के अत्यधीन समझा जाएगा। यानी सेक्शन जो साधारण अपवाद हैं, यानी साधारण अपवादों का जो अध्याय है उसके उपबंधित अपवादों के अधीन आएंगे। यानी अपवादों के अत्यधीन समझी जाएगी कि जो भी परिभाषा आईपीसी में दी गई है, जो भी दंड आईपीसी में दिया गया है या जिसके उपबंध किया गया है, या प्रत्येक दृष्टांत जो बताया गया है, वह सब जनरल एक्सेप्शन यानी साधारण अपवादों के अत्यधीन माने जाएंगे। ये सेक्शन 6 बोलता है। यानी वो निश्चित नहीं है कि ये वो अपवादों के अत्यधीन आएंगे। ये ऐसा नहीं कि अगर इसमें लिख दिया गया है तो पत्थर की लकीर है। तो ये बोला गया है सेक्शन 6 में कि अपराध की परिभाषा, दंड या प्रत्येक दृष्टांत जो है अपवादों के अत्यधीन माने जाएंगे। बस ये सिंपल सा ये आपको समझना है। तो ये सेक्शन 6 हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें दृष्टांत भी है, आप पढ़ सकते हैं बैरेक्ट से। अब आता है हमारा सेक्शन 7। सेक्शन 7 है एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव। बैरेक्ट से पढ़ूं तो हर पद जिसका स्पष्टीकरण इस संहिता के किसी भाग में किया गया है, इस संहिता के हर भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया जाएगा। अब सेक्शन जो 7 बोल रहा है कि एक बार स्पष्टीकृत पद का अर्थ आईपीसी के प्रत्येक भाग में अध्याय 2 में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुरूप ही लगाया जाएगा, प्रयोग लिया जाएगा। क्या बोला गया है? एक बार स्पष्टीकृत भाव, ये सेंटेंस यूज किया गया है। एक बार स्पष्टीकृत पद या पद का अर्थ होता है शब्द, यानी कोई शब्द ले सकते हैं, कोई भी शब्द आईपीसी में यूज हुआ है। तो इसका अर्थ आईपीसी के प्रत्येक भाग में, यानी कोई भी आईपीसी के प्रत्येक
भाग या पार्ट में जो है अध्याय 2 में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुरूप, अध्याय 2 यानी चैप्टर 2 में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुरूप ही लगाया जाएगा या प्रयोग किया जाएगा। अब सेक्शन 7 ने बोला क्या है कि एक बार स्पष्टीकृत पद या शब्द, यानी कोई आईपीसी में कोई स्पष्टीकृत पद या शब्द का प्रयोग किया गया है कहीं पर किसी भी सेक्शन में, तो उस शब्द का जो प्रयोग होगा आने वाले सेक्शनों में या किसी आईपीसी के प्रत्येक भाग में, तो अध्याय 2 में जो दिए गए स्पष्टीकरण के अनुरूप हुई उसको माना जाएगा। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो जैसे बेईमानी को धारा 24 में सेक्शन 24 जो आईपीसी है वो बेईमानी के बारे में बताता है कि यानी बेईमानी को इसमें डिफाइन किया गया है सेक्शन 24 में। तो आईपीसी के किसी भी चैप्टर में अगर किसी भी धारा में अगर बेईमानी शब्द का अगर प्रयोग किया जा रहा है आने वाले आगे सेक्शन में, तो धारा 24 में जो दी गई परिभाषा है उसके अनुरूप ही लगाया जाएगा। तो यानी ये किस में आ रहा है, साधारण स्पष्टीकरण में। इसमें बोला अध्याय 2 में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुरूप, तो सेक्शन 24 स्पष्टीकरण में आता है। तो सेक्शन 24 यानी बेईमानी जो शब्द है उसका अगर प्रयोग आने वाली अन्य धाराओं में कहीं पर भी अगर लगाया जाता है तो वो इसके अनुरूप ही लगाया जाएगा, उसका अलग अर्थ नहीं निकाला जाएगा। यानी एक बार ये अर्थ है तो यही सभी में माना जाएगा, कहीं भी हो, अगर आईपीसी के किसी भी सेक्शन में हो या भाग में हो। बस ये सेक्शन 7 ये एक बार क्लियर कर देता है कि एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव अगर जो साधारण स्पष्टीकरण में बताया गया है जैसे सेक्शन 24 बेईमानी, तो उसका अगर अन्य कहीं भाग आईपीसी में आता है या कोई अन्य सेक्शन में आता है तो उसका वही अर्थ लगाया जाएगा जो जनरल एक्ट सेक्शन में है, सेक्शन 6 से 52A में है। तो ये सेक्शन 7 क्लियर करता है। तो ये हमारा सेक्शन 7 भी क्लियर हुआ। अब हम लेते हैं सेक्शन 8। धारा 8 क्या बोलती है, डायरेक्ट देखें आप। धारा 8 बोलती है लिंग यानी जेंडर। पुल्लिंग वाचक शब्द जहां प्रयोग किए गए हैं वे हर व्यक्ति के बारे में लागू होंगे, चाहे नर हो या नारी हो। हमने डायरेक्ट से पढ़ा, इसमें बताया गया है कि इसमें एक तरह से लिंग की परिभाषा दी गई है, यानी जेंडर की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 8 में। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं। आरजेएस का एग्जाम था, आरजेएस प्री 2013, उसमें इससे क्वेश्चन पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में। तो पुल्लिंग वाचक शब्द जहां प्रयोग किए गए हैं वे हर व्यक्ति के बारे में, यानी इसमें बोला गया है कि जहां पुल्लिंग वाचक शब्द जहां पर भी आईपीसी में प्रयोग किया जाएगा वे हर व्यक्ति के बारे में लागू होंगे। क्या बोला है, वे हर व्यक्ति के बारे में लागू होंगे। अब हर व्यक्ति बोला गया है तो हर व्यक्ति में कौन कौन आएगा, चाहे नर हो या नारी हो, यानी दोनों नर हो या नारी, हर व्यक्ति से मतलब यह है कि वो नर हो या नारी हो, पुल्लिंग वाचक शब्द दोनों का लगाया जाएगा सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग जेंडर से। तो ये इसकी डेफिनेशन बोल रही है कि पुल्लिंग वाचक शब्द जहां भी प्रयोग किया जाएगा आईपीसी में वह हर व्यक्ति के बारे में लागू होगा, चाहे वह नर हो या नारी हो, यानी ही और सी दोनों इसमें सम्मिलित है। तो इस तरह से सेक्शन 8 ये एक डिफाइन करता है। अब आता है सेक्शन 9।
सेक्शन 9 है हमारा वचन। ये भी एक शब्द को डिफाइन कर रहा है, वचन। वचन यानी नंबर। डायरेक्ट से पढ़ते हैं। जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो, एक वचन द्योतक शब्दों के अंतर्गत बहुवचन आता है और बहुवचन द्योतक शब्दों के अंतर्गत एक वचन आता है। ये इसमें लिखा हुआ है। यानी इसमें लिखा हुआ है, वचन की डिफाइन करते हुए, वचन की परिभाषा देते हुए बोला गया है कि जब तक संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत न हो। पहला वर्ड बोला गया है, जब तक संदर्भ से तत्प्रतिकूल, यानी कोई भी किसी शब्द का अर्थ है उसके संदर्भ से अगर उसका उलट प्रतीत न हो, तब तक उसका अर्थ ये माना जाएगा कि एक वचन द्योतक शब्दों के अंतर्गत, यानी एक वचन जो भी द्योतक शब्द आएंगे आईपीसी में शब्दों के अंतर्गत बहुवचन आता है। क्या बोला गया है? बहुवचन आता है। यानी एक वचन का भी अर्थ बहुवचन से लगाया जाएगा। यानी जब तक संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत नहीं होगा आईपीसी में या कहीं अन्य उपबंध नहीं होगा, तो एक वचन द्योतक शब्दों के अंतर्गत बहुवचन आता है और बहुवचन शब्दों के अंतर्गत एक वचन आता है। ये बोला गया है इसके अंतर्गत। यानी इसकी एक डेफिनेशन बताई गई है आईपीसी में कि एक वचन में बहुवचन भी आएगा और बहुवचन में एक वचन भी आएगा, जब तक कि अलग से कोई प्रोविजन या तत्प्रतिकूल कोई संदर्भ न हो आईपीसी में। तो इस तरह से सेक्शन 9 की जो है डेफिनेशन ये बता रही है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सेक्शन 10 हम इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा जो है ज़्यादा चीज़ों को हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जो एग्जाम में आती नहीं है। यानी कोई भी सेक्शन है उसमें प्रमुख चीज़ों को ही हम दृष्टिगत रखते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ना से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो एग्जाम में बहुत कम आता है। अब आता है हमारा सेक्शन 10, धारा 10। धारा 10 को पढ़ते हैं। धारा 10 बोल रही है, पुरुष और स्त्री। पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर का द्योतक है, स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव नारी का द्योतक है। अब ये भी डिफाइन कर रहा है, ये डेफिनेशन। क्या डिफाइन कर रहा है? पुरुष और स्त्री शब्द को, पुरुष एवं स्त्री शब्द को ये परिभाषा दे रहा है। पुरुष मेन, स्त्री वुमन। तो यानी बताया गया है कि पुरुष शब्द किसी भी आयु का, पहले लेते हैं पुरुष शब्द, यानी पुरुष जो शब्द होगा वो किसी भी आयु के मानव नर का द्योतक है। यानी किसी भी आयु के मानव नर से इसका अर्थ लगाया जाएगा। अगर पुरुष शब्द का अगर कहीं आईपीसी में शब्द आ जाता है तो उसका क्या लगाया जाएगा? कोई भी किसी भी आयु का। यानी ऐसा नहीं है कि वो 18 वर्ष से कम का है या 18 वर्ष से ज़्यादा का है, यानी किसी भी आयु का, चाहे 65 साल का हो या 18 वर्ष से कम का हो या 10 साल का हो, तो उसका अर्थ ये लगाया जाएगा किसी भी आयु की मानव नर का। और स्त्री शब्द से भी यही लगाया जाएगा कि किसी भी, स्त्री शब्द का क्या लगाया जाएगा? किसी भी स्त्री की, किसी भी आयु की मानव नारी, यानी किसी भी आयु की मानव नारी। तो इस तरह से ये एक डेफिनेशन देता है, मतलब एक क्लियरिफिकेशन कर रहा है कि पुरुष और स्त्री शब्द कहीं पर आ जाते हैं तो उनकी आयु जो है कोई मैटर नहीं रखती है, वो किसी भी आयु के मानव नर होगा पुरुष शब्द से, और स्त्री शब्द किसी भी आयु की नारी का होगा, चाहे वह अवयस्क हो या वयस्क हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है। वैसे इंपॉर्टेंट है सेक्शन 10 में, ये ऑब्जेक्टिव से पूछा जाता है, इसको डायरेक्ट में इंपॉर्टेंट लगा लें ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से, कि इसमें पूछा जाता है कि पुरुष और स्त्री शब्द से किसका अर्थ लगाया जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव में उसके क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं, किसी भी आयु की मानव नारी का
या नर का या अवयस्क का, 18 वर्ष से कम का। इस तरह से ये क्वेश्चंस बनता है सेक्शन 10 से। सेक्शन 11 भी इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से अब आ रहे हैं हम उसमें। सेक्शन 11 को हम पढ़ते हैं। सेक्शन 11 बोल रहा है डायरेक्ट में, कोई व्यक्ति, कोई भी कंपनी या संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आता है। क्या बोला गया है इसमें? कोई भी कंपनी या परिभाषा, यानी व्यक्ति की डेफिनेशन बताई गई है आईपीसी में कि कोई भी कंपनी या संगम, पहली कंडीशन, कोई भी कंपनी या संगम, क्या बोला गया है? कोई भी कंपनी या संगम या व्यक्तियों का निकाय, यानी किसी व्यक्तियों का कोई समूह है या निकाय है, चाहे वह निगमित हो या न हो। क्या बोला गया है इसमें? चाहे वह निगमित हो या न हो, व्यक्ति शब्द के अंतर्गत शामिल हैं। यानी ये सब चीजें जो है व्यक्ति वर्ड के अंतर्गत आएगी, चाहे कोई भी कंपनी हो, संगम हो, व्यक्तियों का एक निकाय हो, चाहे वह निगमित रूप से हो या निगमित रूप से ना हो, वह सब चीजें जो है सेक्शन 11 में व्यक्ति शब्द जो होगा आईपीसी में कहीं भी अगर यूज किया जाएगा, कोई भी कंपनी, संगम या व्यक्तियों का निकाय, ये सब व्यक्ति वर्ड के अंतर्गत आएंगे और ये इंपॉर्टेंट है, इसको डायरेक्ट में लगाएं। ऑब्जेक्टिव में आता है इससे क्वेश्चंस कि व्यक्ति शब्द के अंतर्गत क्या शामिल है, तो कोई भी कंपनी या संगम या व्यक्तियों का निकाय, चाहे वह निगमित हो या न हो, वह व्यक्ति वर्ड के अंतर्गत आता है। ये आपको ये चीज़ों को याद रखना है, जैसे व्यक्तियों का निकाय निगमित हो या नहीं हो, कंपनी या संगम, इन वर्डों को आपको पढ़ना है सिंपल लैंग्वेज में, इन्हें कहीं पर नहीं लिखना है, जो डायरेक्ट में लिखा हुआ है उसे ध्यान रखना।